हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक बलगतकी में ताप गुणांक के बारे में देखेंगे। बच्चों, संघट्ट का सिद्धांत अपना है और इसके बाद बच्चों दहली ऊर्जा और सकरण ऊर्जा में संबंध, ये चीज आप लोग समझने वाले हैं। ऊर्जा अवरोध के बारे में और छोटी छोटी परिभाषाएं बच्चों, संघट्ट आवृत्ति है क्या, है ना बच्चों, और सक्रिय अणु किसे कहते हैं, ये सारा चीज आज क्लियर करेंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी सारा डाउट क्लियर होगा। मेंशन है बच्चों आप लोगों के लिए कि भाई जो भी मैं लिखाता हूं उसे नोट डाउन करते चले अपने कॉपी में, क्योंकि जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो ये लेक्चर ही नोट्स का सहारा होता है। तो लेक्चर के माध्यम से आप लोग नोट्स बनाते चलें, और जिन बच्चों ने नोट्स लिया है तो नोट्स में सारा चीज लिखा रहता है। और यदि किसी को नोट्स चाहिए शिव सर का, है ना, तो मात्र 100 रुपए चार्ज है बच्चों। कॉन्टेक्ट नंबर आपका ये है, मेरा पर्सनल नंबर है 9685 29 91 49। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए तो भैया इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, है ना। आप व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों ताप गुणांक के बारे में। आज का जो थ्योरी क्लास है तो कुछ चीजें आपको थोड़ा मन में याद भी रखना पड़ेगा और कुछ चीजें बच्चों समझना पड़ेगा, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूं यदि अंत तक देखते हैं तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अभिक्रिया है क्या बच्चों। जैसे मान लीजिए दो पदार्थों को हमने मिलाया तो आपस में वो संघट्ट करते हैं, टकराते हैं और फिर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो अभिक्रिया कहलाता है बच्चों। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास दो पदार्थ है, आपके पास बच्चों ए है और प्लस बी है, ये आपस में मिलकर के बच्चों क्या बना रहे हैं, सी प्लस डी बना रहे हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चों अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। सही है सर। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, अभिकारक, और बनने वाला पदार्थ बच्चों क्या कहलाता है, उत्पाद। ठीक है बच्चों, ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो इससे अभिक्रिया की दर कैसे निकाली जाती है बच्चों। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर का मतलब है, अभिक्रिया की दर का मतलब यह है बच्चों कि या तो अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है या तो उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन होगा। बच्चों आप सबको पता है कि दूध से जब दही बनाते हैं दूध में धीरे धीरे कमी आती है और बच्चों जो आपका उत्पाद है यानी दही आपका धीरे धीरे बढ़ता है। तो यहां पर मैं बच्चों अभिक्रिया की दर यदि बात करूं तो अभिक्रिया की दर किसके बराबर होगा, समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन, अभिकारक के सांद्रण में कमी होगा प्यारे बच्चों, अभिकारक के सांद्रण में कमी होगा। ठीक है बच्चों, अभिकारक के सांद्रण में कमी होगा। आवलिक बच्चों उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी बच्चों, में वृद्धि। ठीक है, उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि डिवाइड बच्चों समय अंतराल। क्या, समयांतराल। समय के साथ प्यारे बच्चों अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि आपका रासायनिक अभिक्रिया का दर कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो दर होता है बच्चों अभिक्रिया की दर, वो समानुपाती होता है सांद्रण पर। किस पर बच्चों, सांद्रण पर। किस पर, सांद्रण पर। जब समानुपाती हटाते हैं तो अभिक्रिया की दर ये आपका बच्चों के सी का पावर एन हो जाता है, जहां के आपका दर स्थिरांक है बच्चों। कहां, जहां के क्या है, दर स्थिरांक है, दर स्थिरांक है। जहां के क्या है प्यारे बच्चों, दर स्थिरांक है। इसका मान अभिक्रिया की कोटि के आधार पर बदलता जाता है। इसका मतलब है कि अभिक्रिया की कोटि हो सकता है शून्य कोटि है बच्चों, प्रथम कोटि है, द्वितीय कोटि है, इसके आधार पर इसका वैल्यू बदलता रहता है। हाँ, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया के दर स्थिरांक का मान भी बच्चों बदलता है। जैसे अभिक्रिया का बच्चों आप लोगों को पता है कि अभिक्रिया की दर जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का दर बढ़ेगा, है ना, या अभिक्रिया के दर में परिवर्तन होगा तो के का मान भी बदलता है। इसी के मान के आधार पर ताप गुणांक की परिभाषा देंगे बच्चों। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ कि भाई कोई भी अभिक्रिया कैसे होती है। अभिकारक जब कोई नया पदार्थ बनाता है जिसे उत्पाद कहते हैं तो अभिक्रिया संपन्न हो रही है। इससे अभिक्रिया की दर कैसे डिफाइन करते हैं, अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि समय के साथ बच्चों, या ऐसा भी कह सकते हैं अभिकारक के सांद्रण में कमी होने की दर या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होने की दर, या समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि बच्चों अभिकारक की दर, अभिक्रिया की दर कहलाती है। दर का मतलब है अभिकारक के सांद्रण में कमी। जब कमी को रिप्रेजेंट करते हैं तो माइनस से और वृद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं तो प्लस से। उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि समय के साथ बच्चों, तो यह अभिक्रिया की दर कहलाती है। तो दर समानुपाती होता है, सीधा सीधा किस पर डिपेंड करता है, सांद्रण पर डिपेंड करता है, सांद्रण पर बच्चों। तो सांद्रण के समानुपाती होता है, समानुपाती हटाए तो के, जहां के एक दर स्थिरांक है, जहां के एक क्या है बच्चों,
दर स्थिरांक है। इतना क्लियर। चलो अब हमने ये समझा कि भाई साहब यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम ताप के मान में बढ़ाते जाएं, ताप के मान में वृद्धि कर दें बच्चों, यानी किसी पदार्थ को हमने ले रखा है उसके तापमान में वृद्धि कर दें तो अभिक्रिया की दर तेजी से बढ़ती जाती है। कैसे? जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई साहब आप नंगे पैर से जा रहे हैं, मतलब आपके पैर में स्लीपर नहीं, जूता नहीं है, और गर्मी का सीजन है, बालू में आप चल रहे हो तो तेजी गति से चलो क्योंकि अंदर से हीट मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, और आपको एनर्जी मिला तो ताकत से चलने लग गए। भैया आप सुसुप्त अवस्था में हो, शांत हो, कुछ नहीं कर रहे हो, पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन एक टीचर आया आपको मोटिवेट किया कि बेटा ऐसा पढ़ो ऐसा पढ़ो, तो अंदर एनर्जी आ जाती है। ऐसे ही किसी भी अभिक्रिया में बच्चों जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं, तापमान में वृद्धि करने का मतलब है कि उसको गर्म करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने के बाद उसकी अभिक्रिया तेजी से बढ़ जाती है। जरा ध्यान देना, किसी अभिक्रिया की दर पर ताप का प्रभाव इस प्रकार होता है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर अभिक्रिया की दर लगभग दुगनी हो जाती है। इसे ही ताप गुणांक कहा जाता है बच्चों। ताप गुणांक का मतलब कि पहले की अपेक्षा अब कितना वृद्धि हो गया है, अभिक्रिया की दर पहले की अपेक्षा कितना। जैसे कहा 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो बच्चों दुगनी हो गई, फिर 10 डिग्री सेल्सियस तो और उसकी दुगनी हो गई। ये आपका ताप गुणांक कहलाता है। लेकिन ताप गुणांक के लिए कैसे करते हैं बच्चों कि यह 10 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन की अभिक्रिया के दर स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। यानी ताप गुणांक निकालेंगे बच्चों, यदि हम ताप गुणांक निकालेंगे, ताप गुणांक, तो ताप गुणांक निकालने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है बच्चों? ताप गुणांक का मतलब यह है कि भाई साहब प्रति 10 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन होने पर अभिक्रिया की दर स्थिरांक का अनुपात बच्चों। यदि मैं आपसे कह दूं कि T टेम्परेचर कितना है, T डिग्री सेल्सियस पर जो दर स्थिरांक है बच्चों, दर स्थिरांक अभी आपको समझाया K जो था, ठीक है। और बच्चों जैसे हमने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया पर दर स्थिरांक, इसका रेशियो ही बच्चों आपका ताप गुणांक कहलाता है। और यदि दो नंबर में यदि क्वेश्चन आ जाए, 2 नंबर में आ जाए ताप गुणांक, तो बस इतना लिख करके फार्मूला लिख देना बस, स्थिरांक, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसके अलावा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक। चलिए आगे चलें बच्चों, ये अपना कंप्लीट हुआ जो दर ताप गुणांक है। ताप गुणांक में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, या आप लोगों को ऐसा लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि दर स्थिरांक को ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई साहब ऐसा भी लिख सकते हैं कि दर स्थिरांक के बच्चों T टेम्परेचर पर ये कितना था, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों, तो ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया ताप गुणांक। चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के पीछे रीजन है अभिकारक के अणुओं का आपस में टक्कर। अणु टकराते हैं और टकराने के बाद एक दूसरे से बंध बनाते हैं और नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। लेकिन ये टक्कर भी बच्चों उचित होना चाहिए। यदि टक्कर उचित नहीं है, यदि टक्कर उचित नहीं है तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगा मेरे बच्चों। यदि टक्कर उचित नहीं है तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगा। इसी को व्याख्या करते हुए आर्हेनियस ने एक सिद्धांत दिया जिसे संघट्ट का सिद्धांत कहते हैं। यानी परमाणु आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद ही बच्चों, टकराने के बाद ही नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे आप लोग दूध में यदि नींबू का रस ना डालो या दही ना डालो तो वो बच्चों परिवर्तित नहीं होगा, कहीं ना कहीं खट्टा पदार्थ डालते हैं। दूध में खट्टा पदार्थ डालने से वो दही बनता है, आप सबको पता है। तो जब तक उसमें दो पदार्थों का आपस में टकराव नहीं होगा तो एक नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए हमें जरूरी है कि दो पदार्थों के बीच में आवश्यक टक्कर, ठीक है बच्चों। और टक्कर कैसे करना चाहिए कि भाई टक्कर भी उचित हो, अनुचित टक्कर होगा तो अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। और मैं आप लोगों का कभी कभी कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं, ठीक है, समझ रहे ना कि भाई साहब क्या होता है कि जब मैं क्लास ले रहा होता हूं तो मिस कॉल आपके भले रहते हैं लेकिन मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं, इसलिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। जैसे कुछ बच्चों को नंबर देता हूं और भाई तुरंत वो कॉल करने लग जाते हैं, थोड़ा सा क्लास में खाली रहता हूं तो मैं कॉल बैक कर लेता हूं, परेशान मत होना बच्चों, ठीक। चलिए थोड़ा सा मैं आपको अपने भाषा में समझा दूं कि अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है बच्चों। जैसे मैंने कहा कि आपके पास ये एक दो परमाणुओं का अणु है बच्चों, ए है, ये टकराता है बच्चों इससे, ठीक है। जब टकराएगा, ये बी है बच्चों, जो जब टकराएगा तो इसकी उचित टक्कर हो रही है,
ये टक्कर हो गई बच्चों, ये आपस में ए और बी टक्कर हो गए, तो इसमें बच्चों उत्पाद बनेगा, उत्पाद बनेगा, ठीक है, क्योंकि टक्कर उचित हो रहा है। लेकिन बच्चों यदि टक्कर इस तरीके से हो जाए, आपके पास ए है, ठीक है बच्चों, और बी कुछ इस तरीके से है, जब ये टक्कर करेगा बच्चों तो एक से ही टकरा पाएगा, ऐसा टकरा करके ऐसा हो गया, तो इसमें क्या उत्पाद बनेगा? उत्पाद बनेगा बच्चों? तो उत्पाद नहीं बनेगा, इसमें उत्पाद बनेगा क्योंकि टक्कर उचित हुआ है। तो संघट्ट का सिद्धांत भी यही कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उत्पाद बनने के पीछे रीजन है अभिकारक के अणुओं का उचित टक्कर। यदि अभिकारक के अणुओं के बीच सही टकराव नहीं हो रहा, सही संघट्ट नहीं हो रहा है बच्चों, सही आपस में बंध नहीं बन रहे, तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों कहानी कि भाई अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए आर्हेनियस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया बच्चों, प्रतिपादन किया, ठीक है, प्रतिपादन किया, ठीक है, प्रतिपादन किया, जिस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया अणु परमाणु आयनों के आपस में टक्करें जब उपयुक्त दिशा में होती है तभी अभिक्रिया संपन्न होती है। पहला सिद्धांत का जो पहला पोजीशन है बच्चों, ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि भाई साहब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी संपन्न हो जाती है जब उसके अणु परमाणु या आयन सही टक्कर करते हैं, सही दिशा में टकराते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये बड़े प्यार से समझाया कि यदि मान लीजिए सही डायरेक्शन में टक्कर हो तो उत्पाद बनेगा, लेकिन टक्कर सही नहीं है बच्चों तो उत्पाद नहीं बन सकता। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा चीज यहां से संघट्ट आवृत्ति कहलाता है। मतलब आवृत्ति का मतलब है इकाई समय में कितनी बार एकांक आयतन में कितनी बार टक्कर हो रहा बच्चों। इकाई आयतन में 1 सेकेंड में होने वाले टक्करों की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। जैसे आप लोगों ने आवृत्ति पढ़ा है, यहां संघट्ट है तो परमाणु अणु आयनों के बीच टक्कर से ही निकालेंगे बच्चों। लेकिन आवृत्ति में जैसे किसी तरंग की आवृत्ति बोली जाती है तो बोले 1 सेकेंड में जितनी बार कंपन कर रहा है, इकाई समय में जितने बार कंपन कर रहा है, या 1 सेकेंड में किसी बिंदु से जितनी तरंगे गुजर रही है। एक बार कंपन किया तो एक तरंग, दूसरे बार कंपन दूसरा तरंग, तीसरी बार कंपन की तीसरा तरंग, चौथे बार कंपन की चौथा तरंग, पांचवें बार, ऐसा। तो इकाई सेकेंड में जितने बार कंपन करता बच्चों, है ना, जितने बार मतलब वो कंपन करेगा उसकी आवृत्ति कहलाती है। ऐसे यहां पे टक्कर से संबंधित है ना कि अभिक्रिया संपन्न तभी होगी जब प्रभावी टक्कर होगा। अब इकाई आयतन में एक निश्चित आयतन बच्चों, इकाई आयतन में और 1 सेकेंड में यानी एक फिक्स समय में, 1 सेकेंड में इकाई समय में कितनी बार टक्कर हो रही बच्चों, वो उसकी संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। कभी कभी बच्चों ये क्वेश्चन पूछ देता है 1 नंबर में, संघट्ट आवृत्ति किसे कहते हैं। तो कोई बच्चा बताओ जिसे याद ना हुआ हो कि एकांक आयतन में इकाई समय में, है ना, मतलब अभिकारकों के टक्करों की संख्या या अणु परमाणु आयनों की टक्करों की संख्या क्या कहलाती है? संघट्ट आवृत्ति। इकाई समय में इकाई समय में या एकांक आयतन में इकाई समय में जितने बार टक्कर करती है बच्चों वो संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। अब अपने भाषा में उसको याद करने की कोशिश करो ना, रटना नहीं है, समझना भी है। और जब समझ में नहीं आया तो फिर रटने के अलावा कुछ बचा नहीं है। लेकिन पहले समझो कि भाई कोई अभिकारक आपस में मिल रहा है और मिलने के बाद उत्पाद बना रहा है, लेकिन उत्पाद बनने से पहले आपस में टकराएंगे और टकराएंगे तो उचित टक्कर होगा। अब इकाई समय में कितने बार टक्कर करते हैं, टक्करों की संख्या बच्चों संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। बताओ जरा, संघट्ट आवृत्ति किसे कहते हैं बच्चों? तो इकाई आयतन में 1 सेकेंड में होने वाले टक्करों की संख्या, ये संख्या ही है आवृत्ति। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। संघट्ट आवृत्ति का मान सामान्य ताप दाब पर काफी उच्च होता है, यानी बहुत, यदि सामान्य टेम्परेचर है बच्चों, तापमान भी सामान्य है ना बच्चों, तो टक्करों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, है ना बच्चों। बहुत ज्यादा टक्कर करते हैं, बहुत ज्यादा टक्कर करते हैं। लेकिन बताएं तो अभिक्रिया कुछ ही सेकेंडों में पूर्ण हो जाएगी, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सभी टक्करें उत्पाद नहीं बनाती। वो टक्करें जिनके फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। ये तो वो तरीका हो गया जैसे अभिक्रिया की कोटि बच्चों, अभिक्रिया की कोटि आपने समझा है। मैंने अपने भाषा में समझाया कि बाबूजी हमने अपने घर में काम करने के लिए 15 लोगों को बुलाया। 15 लोग, हमने 25 लोग मान लेते हैं भाई, 25 लोगों को बुलाया। अब हम कार्य करा रहे हैं 25 लोगों से, लेकिन उसमें से 20 लोग ही ऐसे हैं जो बढ़िया कार्य कर रहे हैं। प्रयोग जब वो कार्य करेंगे तभी तो पता चलेगा कौन कार्य करता कौन, और 5 तो ऐसे हैं कि जो कार्य अच्छा बना बनाया उसको भी वो बिगाड़ रहे हैं।
तो जो 25 ऐसे हैं भाई जो पूरे के पूरे भाग लिए हैं, लेकिन उनमें से 20 ऐसे जो अभिक्रिया के दर का निर्धारण कर रहे हैं, 5 तो भाई अवांछनीय है। ऐसे ही बच्चों अभिक्रिया की बात हम कर रहे हैं कि अणु परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई उनमें से सभी टक्कर उत्पाद बनाने का श्रेय नहीं ले सकता है, या सभी टक्कर उत्पाद नहीं बना सकता है। जैसे किसी काम को आप करते हो तो हो सकता है 1 बार में हो जाए, हो सकता है वो 2 बार में हो जाए, हो सकता है वो 3 बार में हो जाए। कुछ ऐसे टक्कर भी हो जाते हैं बच्चों जो प्रभावी टक्कर नहीं होते हैं। प्रभावी टक्कर का ना होना इसका मतलब बच्चों जिस दिशा में टक्कर होना चाहिए उस दिशा में वो टक्कर नहीं हुआ। जैसे आपने यहां पर देखा कि ये टक्कर हुआ तो इसका उत्पाद बन गया, लेकिन यदि कुछ इस तरीके से टक्कर हो गया तो उत्पाद नहीं बना। तो ऐसे टक्कर जिससे उत्पाद बन रहा बच्चों, उन टक्करों की संख्या को ही हम बोलते हैं प्रभावी टक्कर। जो वास्तविक रूप से रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं, अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं, वो प्रभावी टक्कर होंगे, यानी सक्रिय टक्कर होंगे। और जो टक्कर भाई उचित नहीं हुई, वो निष्क्रिय हो गए। भाई आप कितना भी अच्छे तरीके से पढ़ो, है ना, लेकिन जब तक ध्यान नहीं रहेगा उस पे तो आपको याद नहीं हो सकता बच्चों। लेकिन जब उस पर आप कंसंट्रेट माइंड में भैया एक तरीके से एकाग्र होकर उसी चीज को सोचो, मंथन करो, तो आपको याद रहता है। आज का क्लास किस बच्चे को याद रहेगा? जो पूरी तरीके से फोकस क्लास में लेने आया है। यदि कोई सोचेगा कि क्लास के चलते चलते थोड़ा सा हम कॉल अटेंड कर लें, थोड़ा सा व्हाट्सएप में चैटिंग कर लें, थोड़ा सा इंस्टाग्राम में रील्स देख लें, फेसबुक में दोस्त का मैसेज देख लें, तो फिर ऐसे बच्चों को कोई भी क्लास कभी भी समझ में नहीं आता। क्लास के बीच में आपको कहीं भी डिस्टरबेंस नहीं होना है। यदि आधे घंटे का लेक्चर है तो बढ़िया अच्छे तरीके से उसको समझना है, नोट डाउन करते चलना है, ऐसे में आपको याद रहता है बच्चों। तो समझ में आया कि कुछ ऐसे भी टक्कर होते हैं जो कि निष्क्रिय होते हैं, जो अभिक्रिया को संपन्न कराने में क्षमता नहीं रखते हैं, उनको हम निष्क्रिय या अप्रभावी टक्कर कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? अप्रभावी टक्कर बोलते हैं। तो देखो जरा यहां पर बच्चों कि भाई रासायनिक अभिक्रिया समान तापदाब पर तेजी से तो होती है, मतलब टक्करें बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में तो सारी के सारी अभिक्रिया संपन्न हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे टक्कर होते हैं जो अभिक्रिया को संपन्न कराते नहीं है, लेकिन जो वास्तविक रूप से अभिक्रिया के दर को निर्धारण करते हैं, अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं, उन टक्करों की संख्या को हम प्रभावी टक्कर कहते हैं बच्चों। इसे नोट डाउन कर लेना। प्रभावी टक्कर नाम से भी परिभाषा पूछी जाती है, जो कि सिद्धांत के बीच से ही है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखो बच्चों। अभिकारक के अणु आपस में टकराकर सकृत संकुल में तब तक परिवर्तित नहीं हो जाते जब तक कि इनका ऊर्जा इतनी ऊर्जा ना हो जाए कि वे ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। चलो ठीक है। अभिकारक जब तक कि शिखर तक नहीं पहुंचते तब तक सकृत संकुल नहीं बना सकते और ना ही उत्पाद में परिवर्तित कर सकते हैं। इस चीज को जो बच्चा समझ लिया ना ये पॉइंट, तो इसी से आपको बच्चों पूरा समझ में आ जाएगा सक्रियण ऊर्जा क्या है, देहली ऊर्जा क्या है, ऊर्जा अवरोध क्या है। उसको मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, वो आप लोगों को लगता होगा कि यूं क्लास लेना बहुत आसान है। समझ रहे हो बच्चों, ये जो तौलिया है ना ये भीग जाता है आधे घंटे में, यदि अच्छे तरीके से देख लिया जाए, अच्छे तरीके से भाई क्लास में तो भीग जाता है। इतनी भयंकर गर्मी चल रही है इस समय। बोलो कि सर बरसात है फिर भी गर्मी, तो अपने कमरे में एसी नहीं लगा है, इतना ज्यादा वोल्टेज भी नहीं कि एसी लगा दें, है ना, और इतने ज्यादा पैसे भी नहीं कि एसी लगा दें। दूसरी बात नमी है, ऊपर धूप, रात में बारिश वारिश हो गया, दीवार भी क्या है नमी हो जाता है बच्चों, और फिर नमी वाला गर्मी जो है आप लोगों को रियलाइज हुआ होगा। तो चलिए थोड़ा सा 5 मिनट अब एकाग्र मन से आप लोग समझिएगा बच्चों, थोड़ा सा एकाग्र मन से समझिएगा। चीजें बहुत लाजवाब मैं समझाने वाला हूं, तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है बच्चों कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझिएगा। एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा और इसके वोल्टेज को बढ़ा लेता हूं। ये लो भाई साहब, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अभी ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं एक क्या बनाया हूं, तंत्र बनाया हूं, जिसे निर्देश तंत्र कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? निर्देश तंत्र बोलते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर बच्चों मैं कहता हूं कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाऊंगा तो ऊर्जा को रिप्रेजेंट करेगा।
किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? ऊर्जा को रिप्रेजेंट करेगा। ये मूल बिंदु है, इधर मैं कह दिया x है बच्चों और ये y है। ठीक है, अब बच्चों आगे की ओर, जैसे मान लीजिए ये ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इधर मैं अभिकारक के अणुओं की संख्या और उत्पाद के अणुओं की संख्या को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो अभिक्रिया मतलब एक प्रकार से अभिक्रिया की प्रगति बच्चों की, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, समय भी कह सकता हूं ना, तो अभिक्रिया इधर मैं प्रेजेंट कर दूं अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति। ठीक है बच्चों, मतलब आगे बढ़ेंगे तो अभिक्रिया ज्यादा मात्रा में संपन्न हो जाएगा। यदि मैं किसी पदार्थ को लेकर चलता हूं कि मेरे पास कोई भी पदार्थ है बच्चों, कोई भी पदार्थ है, तो कोई भी पदार्थ है, इसका मतलब बच्चों अभिकारक है, तो अभिकारक के पास कुछ ऊर्जा होगा बच्चों। ये अभिकारक को रिप्रेजेंट कर दिया कि अभिकारक के पास इतनी ऊर्जा ऑलरेडी है पहले से। समझ में आया कि अभिकारक है, अभिकारक के पास पहले से इतनी ऊर्जा है बच्चों, अभिकारक पहले से, अभिकारक के पास ऊर्जा है। इसको आगे आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभिकारक को बताता है कि अभिकारक के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, क्योंकि जीरो से भाई इतना एनर्जी अभिकारक के पास है बच्चों। किसी भी पदार्थ के पास ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल जीरो एनर्जी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि उसके पास जीरो एनर्जी हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जीरो एनर्जी हो। आप भी पढ़ाने आते हो तो भाई आप जीरो एनर्जी थोड़ी लेकर आते हो। यदि सुबह हम नाश्ता ना करें फिर भी हम पढ़ा सकते हैं, हमारे पास एनर्जी रहता है। चलो अब एक हम इसका ऊर्जा अवरोध बनाते हैं। पहले बच्चों, ऊर्जा अवरोध एक ऐसी अवरोध है या वह ऊर्जा का मान है जिससे कम ऊर्जा होने पर, यह बच्चों ऊर्जा अवरोध, ये क्या है? ऊर्जा अवरोध, ऊर्जा अवरोध। ठीक है, जैसे मैं एक आपको सीमा बता दूं कि मान लीजिए आप एक गांव से दूसरे गांव में जाना चाहते हैं, तो एक बॉर्डर पड़ता है बच्चों। भारत से पाकिस्तान में जाओगे तो एक बॉर्डर पड़ेगा, तो जब तक आप उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करोगे तब तक आप पाकिस्तान नहीं पहुंच सकते हो। ऐसे कोई भी अभिकारक है, इसको उत्पाद बनाने के लिए इस ऊर्जा तक पहुंचना पड़ेगा। यदि उस ऊर्जा तक वो नहीं पहुंचा तो उत्पाद नहीं बनेगा। बोलो सर अभी भी मजा नहीं आया, कुछ और एग्जाम्पल बताओ। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, और पानी के पास टेम्परेचर 25-30 डिग्री सेल्सियस रहता है, मान के चलता हूं 25 डिग्री सेल्सियस। अब भाई साहब उसको उबालने के लिए हमें और टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि उसका ऊर्जा अवरोध 100 डिग्री सेल्सियस है। जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो नहीं उबलेगा। मतलब एक निश्चित उसकी ऊर्जा भी उसके पास कमी है, उस ऊर्जा को पाकर के वो वहां तक पहुंचेगा, तो उसका भी एक ऊर्जा अवरोध है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। कोई भी अभिकारक होगा उसके पास एनर्जी है, लेकिन इसको उत्पाद बनाने के लिए बच्चों ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ेगा। जब तक ये ऊर्जा अवरोध को पार नहीं करेगा तब तक बच्चों ये उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकता है। कुछ समझ में आया? ठीक है सर, समझ में तो आया। लेकिन इस ऊर्जा को क्या कहेंगे? भाई हम बोलते हैं कि अभिकारक के पास कुछ एनर्जी है और कुछ एनर्जी हमको देना पड़ेगा बच्चों। यहां से अभिकारक के पास जो एनर्जी है इसको कुछ और एनर्जी देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं बच्चों सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। यानी अभिकारक के पास कुछ ऊर्जा रहा, लेकिन इसको सक्रिय करने के लिए हमने जो और एनर्जी दिया, अब जैसे जैसे बच्चों हम इसको एनर्जी देते जाएंगे, ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, तो इधर क्रिया की दर भी बढ़ती जाएगी। जैसे अब यहां पे था बच्चों, जैसे 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 इसको एनर्जी देते जाएंगे तो भैया यहां पे क्रिया की दर भी बढ़ती जाएगी, और बच्चों धीरे धीरे फिर ये उत्पाद में बदल जाएगा। अब कुछ समझ में आया? यही ग्राफ है बच्चों कि हमने कहा ये ऊर्जा है, ऊर्जा बढ़ाते गए तो धीरे 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 आगे की ओर जा रहा ना, ये इधर नहीं जा रहा, ऐसे टेढ़ा जा रहा है। इसका मतलब ऊर्जा बढ़ाते गए, जैसे जैसे ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, तो अब क्रिया की दर भी हो रही है, अब क्रिया की दर, और धीरे धीरे बढ़ती गई, एक ऐसी स्थिति आई कि ये ऊर्जा अवरोध को पार कर गया। और हमने बच्चों दो पदार्थों को ले रखा था, बड़े प्यार से हमने कहा ए और बी को ले रखा था। अब ये बच्चों ए बी एक संकुल बना लिया। क्या बनाया बच्चों? एक संकुल बनाया, और संकुल बनाने के बाद बच्चों ये बनाता है उत्पाद।
क्या बनाता है? उत्पाद। जैसे मैंने कहा बच्चों, आपके पास ये ए था, ये आपके पास बी था, ये बच्चों बना लिया संकुल। क्या बना लिया? संकुल। ये बना लिया संकुल। कब संकुल बनाता है? जब तक वो ऊर्जा अवरोध को पार न कर जाए तब तक नहीं बनाएगा बच्चों। इसके बाद आपको बनाता है उत्पाद। क्या बनाता है बच्चों? उत्पाद। लेकिन अभिकारक के पास जो एनर्जी था वो उसके पास स्वयं का एनर्जी था बच्चों। हमने इसको थोड़ा सा बाहर से एनर्जी दिया है सक्रिय करने के लिए, तो वह ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद बनाने के लिए, जो सक्रिय होने के लिए ऊर्जा हम बाहर से देते हैं बच्चों, सक्रियण ऊर्जा है। अर्थात किसी अभिकारक को सक्रिय अवस्था में लाने के लिए, है ना बच्चों, अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए जो ऊर्जा हम बाहर से देते हैं वो सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। और बच्चों जो अभिकारक के पास एनर्जी है, यहां पे अभिकारक की ऊर्जा है बच्चों, अभिकारक ऊर्जा है, ठीक है, और अभिकारक की ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा दोनों को जोड़ दें बच्चों तो आपका देहली ऊर्जा कहला जाता है। अभिकारक के पास कुछ ऊर्जा होगा और जो हमने बाहर से ऊर्जा दिया है बच्चों, इन दोनों को जोड़ दें तो ये आपका क्या कहला जाता है प्यारे बच्चों? ये कहला जाता है देहली ऊर्जा। क्या कहलाता है बच्चों? देहली ऊर्जा। फिलहाल अभी इसको समझो कि अभिकारक के अणु आपस में टकराकर सक्रिय संकुल में तब तक परिवर्तित नहीं हो सकते जब तक कि उनकी ऊर्जा इतनी ना हो जाए कि ऊर्जा अवरोध को पार ना कर जाए। ठीक है बच्चों, यानी जब तक उसके पास इतनी एनर्जी ना हो जाए कि वो ऊर्जा अवरोध तक पहुंच पाए तब तक वो बच्चों संकुल में नहीं बदलता है, यानी आपस में जुड़ते नहीं है। मैंने कहा ना कि पानी के पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और पानी के पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है भाई, उसको उसकी ऊर्जा अवरोध 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा, वो उसकी सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर? अभिकारक जब तक शिखर तक नहीं पहुंचते तब तक वो सक्रिय संकुल नहीं बना सकते, ना ही उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं। इसका मतलब बच्चों आपने समझा कि जब तक ये अभिकारक के पास एनर्जी भले है, लेकिन जब तक ये शिखर तक नहीं पहुंचेगा बच्चों, ऊर्जा अवरोध तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ये संकुल नहीं बनाएगा, ना ही उत्पाद में बदलेगा। अब आप लोगों का क्लास खत्म, ये सोचो कि अब और आगे है, अब इसका परिभाषा बस थोड़ा बहुत है, बस हो गया। यहां से बहुत कुछ सीख लिया आपने बच्चों कि जो देहली ऊर्जा है बच्चों, क्या देहली ऊर्जा है, ये किसके बराबर होगा बच्चों? ये होगा एक तो सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा है ना, और बच्चों अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा। इन दोनों का योग बच्चों देहली ऊर्जा कहलाता है, देहली ऊर्जा कहलाता है। ठीक है बच्चों, इससे यदि सक्रियण ऊर्जा कोई पूछते, इसका फार्मूला सक्रियण ऊर्जा क्या होगा, तो बोलोगे सर देहली ऊर्जा में, देहली जो ऊर्जा है इसमें आप घटा दो, अभिकारक के पास की जो ऊर्जा है उसको अपन क्या कर देंगे? घटा देंगे। और इसके अलावा हम आगे कुछ पढ़ेंगे भी नहीं। बोले सर सक्रियण ऊर्जा तो आपने पढ़ाया ही नहीं भाई, सक्रियण ऊर्जा तो आपने पढ़ाया नहीं, अभिकारक के अणुओं की औसत ऊर्जा। ठीक है सर, चलो लो ना भाई, आगे आ जाओ। ऊर्जा की उस न्यूनतम मात्रा को जो देहली ऊर्जा कहते हैं, है ना बच्चों, जो उन अणुओं के पास होती है जो प्रभावी टक्करों के लिए, है ना, अभिक्रिया को संपन्न कराती है। आपने भी क्या समझा? डायग्राम में ही समझो भाई, ये डायग्राम में कि अभिकारक की वो टोटल ऊर्जा जो अभिक्रिया को संपन्न कराने की मदद करेगा। तो टोटल ऊर्जा कैसे निकलेंगी बच्चों? अभिकारक के अणुओं के पास कितनी ऊर्जा थी और सक्रियण सक्रिय करने के लिए कितना ऊर्जा हमने दिया है बच्चों। ठीक है, अगला जो अपना सक्रियण ऊर्जा था बच्चों, सक्रियण ऊर्जा क्या है कि सक्रियण ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करना आवश्यक होता है जिससे वे ऊर्जा अवरोध को पार कर सकें। इसका मतलब क्या है बच्चों? किसी के पास देहली ऊर्जा बराबर, देहली ऊर्जा का मतलब, देहली ऊर्जा मतलब संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा का मतलब अणु के पास कितनी एनर्जी है और उसको हमने बाहर से कितना एनर्जी दिया है। अणु के पास कितनी एनर्जी है और हमने उसको बाहर से कितना एनर्जी दिया है प्यारे बच्चों। अब आप लोगों से समझ में आ गया होगा भाई सक्रियण ऊर्जा वगैरह, है ना। देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा का मतलब है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए कुल ऊर्जा बच्चों, है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए कुल ऊर्जा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की वह ऊर्जा जिससे वो
ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, उत्पाद में बदल सके, वो उसकी देहली ऊर्जा कहलाती है। अब बच्चों सक्रियण ऊर्जा की बात करते हैं तो किसी भी अभिकारक पर मतलब दी गई वह ऊर्जा जिससे वो देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, वही चीज है बच्चों। यानी किसी भी कारक को सक्रिय करने के लिए जितना हम ऊर्जा बाहर से देते हैं उसकी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब आप लोगों को भाई ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। देहली ऊर्जा वगैरह आपने समझ लिया। यहां पर एक चीज लिखा हुआ कि देहली ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा में संबंध, तो आप लोग देहली ऊर्जा बराबर सक्रियण ऊर्जा धन अभिकारक के अणुओं के पास की औसत ऊर्जा, ये लिख देंगे बच्चों। थोड़ा सा लिख लेंगे तो ठीक रहेगा, मैं लिख देता हूं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर आपने लिखा, हम क्या लिखेंगे। देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा क्या है बच्चों, एक तो आपके पास सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण का मतलब सक्रिय करने के लिए जो हमने ऊर्जा दिया बच्चों, सक्रियण ऊर्जा, और अभिकारक के अणुओं की औसत ऊर्जा, अभिकारक के अणुओं की औसत ऊर्जा। ठीक है पहले बच्चों, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना। इससे आप सक्रियण ऊर्जा भी निकाल सकते हो, तो सक्रियण ऊर्जा आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो बच्चे लास्ट तक देखे सक्रियण ऊर्जा और देहली ऊर्जा की परिभाषा बताएंगे। ठीक है बच्चों, और जिन बच्चों ने नोट्स अभी तक नहीं लिया है तो कॉन्टेक्ट नंबर लिख लो भैया, 96 85 29 91 49। मात्र 100 रुपया चार्ज है। ये तो बाद में बच्चे कहते सर आपने वहां पे नहीं बताया था इसलिए हम नोट्स नहीं लेंगे और गाली देके चले जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा गाली भी दे देता है तो मैं सह लेता हूं। ठीक है बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 96 85 29 91 49 पर्सनल नंबर कांटेक्ट करके नोट्स लें जरूर, प्रॉपर तैयारी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।